स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्टारलिंक बेटा प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में। तो चलिए समझते हैं, एक छोटा सा रफ ओवरव्यू ले लेते हैं। जो लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं दिया था बेटा के बारे में उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे समझिए हम लोग किसके बारे में बात करें। एक लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनी है जो इंटरनेट सैटेलाइट से देती है। बस समस्या ये रहता है कि ये सब सैटेलाइट जनरली जियो स्टेशनरी में रहते हैं। काम ज़रूर करता है लेकिन स्पीड बहुत कम रहता है, लेटेंसी बहुत ख़राब रहता है, यानी 500 से 800 मिली सेकंड तक से ऊपर ही रहता है जनरली। तो वीडियो कॉल तो छोड़ दिए, कॉल भी नहीं हो सकता और स्पीड भी बहुत कम रहता है। तो वो समस्या को मतलब उसको आज के टाइम में अनयूजेबल इंटरनेट गिना जाता है। तो इसी कारण से लो अर्थ ऑर्बिट में है, ताकि वो 36,000 किलोमीटर का डिस्टेंस को घटा के लेस देन 1000 कर दिया जाए। तो ये होगा। और स्पेस एक्स जो स्टारलिंक को बना रहा है उसमें एक सेलिंग पॉइंट वो देना चाहते हैं कि स्टारलिंक जब पूरा हो जाएगा तो 100% प्लैनेट कवरेज देगा, यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता आप समुंदर के बीच में कोई टापू में हैं या प्लेन में उड़ रहे हैं या कहीं पे भी रेगिस्तान में हैं या कहीं पे भी, जब तक आपको इसका रिसीवर रहेगा आपको कनेक्शन मिल जाएगा। ये पूरे पृथ्वी पे लागू है जब तक आपकी गवर्नमेंट अलाउ करती है। अब गवर्नमेंट रोक दिया तो बात अलग है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट वैसा नहीं होशियारी करती आराम से पूरे पृथ्वी पे कवरेज मिलेगा। और ये समझिए इनका मेन सेलिंग पॉइंट ही ये फोकस एक्चुअली किस चीज़ पे कर रहे हैं, हार्ड टू रीच एरिया पे। इनका गोल नहीं है कि जैसे आप मुंबई में रह रहे हैं या बैंगलोर में रह रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट दे रहे हैं, इनका मेन गोल नहीं है। इनका मेन गोल है कि जैसे मान लीजिए हाईवे में आपने प्रॉपर्टी खरीद ली थी, अब वहाँ पे कोई फाइबर उबर आपको नहीं दे रहा है, वहाँ पे ये इस्तेमाल कीजिए। आपका कोई दूर में फार्मिंग एरिया में है जहाँ पे मतलब जनरली कम ही लोग रहते हैं तो उस कारण से ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, वहाँ पे ले लीजिए। जो जगह को बहुत मुश्किल से कवर किया जा सकता है ये उसी को कवर करने में एकदम पीएचडी लेके बैठा हुआ है। और आपके तौर पे मतलब आपके पास क्या रहेगा, आपके पास एक सैटेलाइट डिश रहेगा जो मतलब डिश टीवी जितना ही बड़ा रहेगा लेकिन बहुत भारी और मोटराइज्ड है, क्योंकि ये खुद ब खुद ट्रैक करता है एम करने के लिए। और ये आपके मोबाइल में नहीं चलने वाला, इसको सीधे सीधे आपके मतलब ये टर्मिनल दिया जाएगा, टर्मिनल से वाईफाई सिग्नल आएगा, उसको आपको जो करना है कीजिए। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये समझिए कि इनका लोकेशन डिस्क्राइब किया गया था कि कनाडा यूनाइटेड स्टेट का जो बॉर्डर है उस एरिया में दिया जाएगा। और जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कनाडा की तरफ से इनका लीगल डिस्प्यूट का समस्या सॉल्व हो चुका है और गाड़ी खुल चुकी है। तो अब कनाडा में भी बेटा टेस्टिंग चालू हो चुका है। और ये समझिए वहीं पे क्यों दे रहे हैं, जबकि ये सैटेलाइट तो पूरी दुनिया घूमती है, ऑर्बिट का मतलब वही होता है कि पूरा दुनिया का ऑर्बिट मार रहा है, तो वहीं पे क्यों दे रहे हैं। इनको दो चीज़ चेक करना है जो एक साथ हो। पहला है सैटेलाइट का जो कवरेज है वो ब्रेक ना करे, क्योंकि ये मतलब सैटेलाइट का जो इन्होंने मतलब ऑर्बिट्स बनाए हैं सब सैटेलाइट एक जगह से गुजर रहा है लेकिन धरती नीचे में घूम रहा है, तो इस कारण से कई बार होगा कि वो नीचे में एक ब्लैंक स्पॉट में पहुंच जाए। वो ब्लैंक स्पॉट कम होना चाहिए या ना ही हो, मतलब बहुत सारे ओवरलैपिंग सैटेलाइट्स अगर मिल जाते हैं उस जगह पे बम बम, तो ये जो बैंड है मतलब यूएस कनाडा का जो बॉर्डर वाला बैंड है यहाँ पे सैटेलाइट में एक भी गैपिंग नहीं आ रही है, मतलब ऑर्बिट फिल हो चुका है। और दूसरा ये होता है कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। ऐसा अगर आप मैप देखिएगा कि स्पेसएक्स का मैप के हिसाब से देखिएगा तो बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है, लेकिन बात है कि ग्राउंड स्टेशन भी होना चाहिए, क्योंकि अभी ये सारे सैटेलाइट सिर्फ रिले स्टेशन जैसा बिहेव करें, यानी आपका डेटा सैटेलाइट में जाता है, सैटेलाइट उसे ग्राउंड स्टेशन में देता है, उसके बाद वो नॉर्मल फाइबर से कनेक्टेड है और वो आपका काम हो जाता है। तो वो समझिए एक रिले है, मतलब अंतरिक्ष से रिले आप कर रहे हैं, आप ज़्यादा कुछ हुआ नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों एक ही जगह पे होना चाहिए, तभी ये बैंड में ही सिर्फ ये चीज़ क्लियर हुआ है। अब बात करते हैं लोगों के पास आ गया, टेस्टिंग वेस्टिंग हो गई, तो मैं आपको सबसे बुरा केस सिनेरियो बताऊंगा। तो जिनको भी मिल रहा है उनको आराम से 50 Mbps से ऊपर हमेशा रह रहे हैं, 250 तक भी कभी कभी छू जाता है। लेकिन मतलब जब बेटा को लॉन्च किया गया था तो उन्होंने मुंह खोल के बोला था कि 100 तक वो देंगे और 90% टाइम 100 रह रहा है, लेकिन वो ड्रॉप जरूर करता है 50 तक। और डाउन टाइम जो है कभी कभी हो जाता है। और डाउन टाइम इसलिए होता है कि मतलब सैटेलाइट जा रहा है तो बीच में एकदम परफेक्ट हैंड ये नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी ऑर्बिट 100% फिल नहीं है, तो इसीलिए कभी कभी डिप होता है। और अपलोड जो है इनका थोड़ा सा कम पड़ रहा है, वो 20 Mbps, मतलब अपलोड सिमेट्रिक ही होना चाहिए, मतलब जितना डाउनलोड मिल रहा है उतना अपलोड मिलना चाहिए, लेकिन मतलब डेटा का रिक्वायरमेंट बैलेंसिंग वैलेंसिंग के हिसाब से वो डिपार्टमेंट थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है। और पिंग के मामले में, लेटेंसी के मामले में ये 40 के आसपास रह रहे हैं, 20-30 तक लोगों को आराम से मिल रहा है। यहीं पे ये सक्सेसफुल वाली बात हो जाती है, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट आपको दे रहा है। और मान लीजिए आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बैंडविड्थ की ज़रूरत नहीं है, कि आपको नहीं, आप 4-5 Mbps में ही दिल खुश रह सकता है आपका। समस्या क्या होगा, समस्या होगी लेटेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत सारे साइट तो सीधे जियो स्टेशनरी वाले सैटेलाइट से ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है भैया क्या कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है क्या, इतना पिंग क्यों आ रहा है। तो ये सब समस्या को सुलझाने के लिए ये पिंग कम होना बहुत अच्छा है। और ये पिंग इतना कम है कि आप आराम से गेम खेल सकते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा, एकदम ई स्पोर्ट्स के एकदम प्रोफेशनल्स लोग
इसको नहीं हाथ लगाएंगे, लेकिन आम आदमी आराम से, एज ए गेमर मैं बोल रहा हूँ, आराम से खेल सकते हैं। मेरे जितने दोस्त हैं वो सब भी आराम से इसको खेल पाएंगे, जो मतलब एक्चुअली प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स में भी लड़ चुके हैं। तो समझ लीजिए काफ़ी अच्छा पिंग है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो ये स्पीड और लोकेशन के मामले में ये आपको जानकारी मिल गई, और आपको ऐसा खूब सारा आपका मैप देखने को मिलेगा जिसमें दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे यूएसए में मतलब ग्राउंड स्टेशन लगा दिया गया है। अब बात करते हैं, हार्डवेयर मार्केट में आ चुका है, काफ़ी लोग खोल चुके हैं, और स्पेसएक्स ने बाउंटी प्रोग्राम चालू कर दिया है। यानी कि आप इस हार्डवेयर में कोई बग निकालिए, और वो बग अगर आप स्पेसएक्स को बता देते हैं तो स्पेसएक्स आपको रिवॉर्ड देगा, डिपेंडिंग कि आपका वो बग जो खोजा है वो बहुत माइनर है तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम था या कुछ ऐसा था जो आने वाले टाइम में डिफेक्ट कर देता। मतलब होता है, हर कोई अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होता है। तो आप जैसे मेटलर्जिस्ट आप कितने हायर करेंगे, स्पेसएक्स कितनी हायर करेंगे, 10-20 होगा। अब पूरी की पूरी दुनिया देख रही है, बोले अरे अरे आप ये कर रहे हो, ये बाद में मतलब 2 साल के अंदर ये आपको लेट डूबेगा। तो वैसा अगर आप बग्स फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो, मतलब हार्डवेयर रिलेटेड हो, चाहे सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, चाहे कोर लॉजिक लेवल हो, कुछ भी हो, अगर आप बग बड़ा फाइंड करते हैं तो आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये देख के काफ़ी लोग, मतलब जिनको मिल चुका था ये डेटा, उनको खोल खाल के, जो मतलब जो ऑब्वियसली क्वालिफाइड है ये सब करने के लिए वही कर रहे हैं। तो हिसाब में ये मिला, ये जो फेस शिफ्ट अरे एंटीना है ये इसका सबसे बड़ा पीस है। और ये समझिए कि अगर आप लोग कभी खरीदते हैं इसको, इंडिया में अभी बात चल रहा है तो गारंटी नहीं दे सकता कब आएगा, लेकिन हो सकता है कि शायद आप लोगों में से किसी को मिल जाए। और ये जो फेस शिफ्टर है ये एक बहुत बड़ा पीसीबी है, और नॉर्मली इससे बड़ा पीसीबी नहीं आता है पब्लिक मार्केट में। मतलब आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड जो होता है ना, वो भी इतना बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा फिजिकल पीसीबी है। और ये पीसीबी को बॉन्ड किया गया है एल्युमिनियम का एक सॉलिड प्लेट से। और ये फेस शिफ्ट अरे जो मैं बोलता हूँ ये है क्या, फेस शिफ्ट अरे का मतलब होता है कि जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं आपका रेंज घट जाता है। जैसे कि आप अपने वाईफाई राउटर के साथ टेस्टिंग कर सकते हैं, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ कितना दूर जाता है, 5 गीगाहर्ट्ज़ कितना दूर जाता है। तो वही देखिए, तो फ्रीक्वेंसी आप जितना बढ़ाते जाएंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी लेकिन रेंज कम होता जाएगा। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा दो, फायदा एंटीना बहुत छोटा हो जाएगा। एंटीना बहुत छोटा हो गया तो एक प्लेट में खूब सारे एंटीना लगा दो, ठीक है। तो क्या इससे रेंज बढ़ेगा, नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तिगड़म ये है कि अगर ये सबको आप क्लॉक कर पाते हैं, यानी ऑन ऑफ अगर आप सही टाइम पे कर पाते हैं, तो आप बीम जो बन रहा है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो बन रहा है वो वेव के तौर पे बनता है, वो वेव से आप फिजिकली उसको एम कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप एक जगह पे चाहें कि इसके लेफ्ट साइड में कैंसिल हो जाए, राइट साइड में कैंसिल हो जाए, डाउन साइड में पॉजिटिवली रीइंफोर्स हो जाए। तो ये लिटरली ऐसा होगा कि मतलब आपका एंटीना है, सिग्नल कहीं पे भी आ जा सकता है। आपका ये इसको मूव करने की जरूरत नहीं है, इसको बस आप जहां एम करना चाहते हैं एम कर दीजिए, उसके बाद सिग्नल कहीं पे भी घूमेगा। यही टेक्नोलॉजी पे 5G चलेगा, और यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यानी फेस शिफ्ट अरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये काम कर रहे हैं। ये आजकल वाईफाई 6 राउटर में भी आने लगा है। ये मतलब फेस शिफ्ट टेक्नोलॉजी बहुत पहले से, मतलब 1980 से चल रहा है। इसी से रेडार्स बनाए जाते हैं, फाइटर जेट के नोज कोन में जितना रेडार रहता है वो यही रहता है, आईसीबीएम को डिटेक्ट करने वाले जितना सिस्टम रहते हैं वो भी इसी पे चलते हैं। तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, बस पहले इसका दाम करोड़ों करोड़ों में आता था, अब इतना सस्ता हो गया कि आम पब्लिक को दिया जा सके। तो फेस शिफ्ट अरे टेक्नोलॉजी, और यहीं पे पूरा खेला इनको इसी पीसीबी डिज़ाइन करने में लगा। क्योंकि पहली बात तो बहुत कम मैन्युफैक्चरर हैं जो इतना बड़ा पीसीबी को हैंडल कर सकते हैं। और इसका जिस बंदे ने, मैंने नीचे वीडियो दे दिया, खोल के दिखाया कि कितने आईसीज हैं, गिनते गिनते आपका बैंड बच जाएगा। और मतलब इसमें जीपीएस मॉड्यूल भी दिया हुआ है, हीटर भी दिया हुआ है, क्योंकि ये ऑब्वियसली नॉर्दर्न क्लाइमेट्स के लिए बनाया गया, तो वहाँ पर बर्फबारी बम बम होती है। तो बर्फबारी से बचने का एक ही तरीका होता है, उसको जमने ना दे, क्योंकि बर्फ़ जब गिरता है वो उतना ज़्यादा मतलब समस्या नहीं, लेकिन जैसे ही उसका एक परत भी बन गया उसके ऊपर दूसरा परत बहुत आसानी से बन जाता है। तो मतलब ये पहला परत नहीं बन रहा है ना, कुछ नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे पहला परत बना, धधला के 10 परत बन जाता है। तो पहला परत को बनने से रोकने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है उसमें हीटर लगा दो। वो पहला परत नहीं बनेगा बहुत लंबा टाइम तक, मतलब बहुत भारी बर्फबारी में भी ये टिका रहेगा। और अब लोग टेस्ट कर चुके हैं बहुत, इसीलिए मैं ये वीडियो तुरंत 2 पार्ट के तौर पर बनाया था, इतने बाद में बना रहा हूँ ताकि सब सारे टेस्टिंग डेटा आ चुका है कि अच्छा खासा भरपुष्ट बर्फबारी में भी ये टिका रह रहा है, क्योंकि इसका अंदर का हीटर बर्फ का पहला परत नहीं जमने दे रहा है। तो ये तो हो गया फेस शिफ्ट अरे। और यहाँ पे समझिए कि इन्होंने एक तिगड़म लाया कि एंटीना जो है ये दे रहे हैं आपको एज ए किट, ये आपके घर में आके इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो अब हिसाब बनता है कि कैसे ये गारंटी दें कि वो एंटीना मतलब सही डायरेक्शन पे करें। फेस शिफ्ट है लेकिन फेस शिफ्ट का एंगल लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप यहाँ उल्टा लगा दिए वो सीधा कर देगा। तो उस कारण से क्या किया जाए, इसमें मोटरिंग का सिस्टम लगाया गया ताकि ये खुद से एम कर सके। एम करने के लिए एक एक्सिस पे एम करने से काम नहीं चलेगा, आपको 2 एक्सिस में आए, रोटेशन 2 एक्सिस पे चाहिए। यानी आप ऐसे ऐसे अगर कर सकते हैं तब आप कहीं पे भी ये कर पाएंगे। तो ये 2 एक्सिस का किया
किया। और ये आज तक का मतलब मैंने नहीं देखा था, ये डिफरेंशियल गियर सिस्टम का इस्तेमाल करके इन्होंने जो सिस्टम निकाला, मैं हैरान हो गया। ये मतलब मैंने पहली बार देखा। अब मैं जानता हूँ कोई ना कोई इंजीनियर बोलेगा अरे ये इसमें इस्तेमाल हुआ, मैंने नहीं देखा था, मैं आपको सब सीधे बता रहा हूँ। ये बहुत एडवांस सिस्टम है, क्योंकि इसी तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोलर ट्रैकर्स में, कि सोलर पैनल को 2 एक्सिस में ट्रैक कर सकें। बात होता है वो बहुत महंगा होता है, इतना महंगा हो जाता है कि लोग जनरली बोलते हैं भैया सिंगल एक्सिस ट्रैकर से ही काम चलाओ, या तो सीधा ट्रैकर ही मत लगाओ। तो 2 एक्सिस में ट्रैक करने में सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि 2 अलग अलग इक्विपमेंट लगते हैं। एक मोटर लगता है छोटा जो मतलब पैनल को घुमाएगा, एक लगता है बड़ा ताकि वो मोटर, उसका कैडी और उसके साथ जितने इक्विपमेंट है वो सबको घुमा सके। तो 2 अलग अलग इक्विपमेंट लगता है। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बुरी बात है, आपका दाम बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने जो किया कि इन्होंने 2 मोटर इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों सेम है। तो आप मतलब इसको डिफरेंशियल ड्राइविंग जो कर रहे हैं, इससे करके वो मतलब 1 एक्सिस में जा सकते हैं, 2 एक्सिस में जा सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। मतलब आपका कंधा जैसा है ना, सारा मोशन ये सिर्फ 2 मोटर से निकाल रहे हैं सिर्फ, लेकिन इनको डिफरेंशियल ड्राइविंग करनी है। तो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि मतलब स्पेसएक्स चाहती है कि लाखों पीस इसका बेचा जाए। तो आप किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास जाइए, बोलिए कि भैया मुझे 50,000 दो वर्सेस 1 लाख दो, 1 लाख का दाम कम आएगा, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो। मास मैन्युफैक्चरिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतना दाम कम हो जाता है। तो ये लॉजिक बहुत अच्छा लगा, मैं ज़रूर कहूँगा वीडियो देख लीजिए। मतलब मैंने पहली बार देखा, तो और मेरा दिमाग में तो अब यही आ रहा है कि सोलर ट्रैकर इसी से बनाया जाए। तो ये तो बहुत भयानक चीज़ इन्होंने खोज लिया है। और मोटर के मामले, मोटर कैसे चला है, क्योंकि भारी वजनी चीज़ है। तो मोटर के लिए ये लोग गियर्ड मोटर इस्तेमाल करें, क्योंकि नॉर्मल कोई मोटर इतना पावरफुल नहीं होता। डीसी ब्रश्ड मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं। डीसी का मतलब होता है जनरली टॉर्क आपको मिलेगा, ब्रश्ड का मतलब होता है मैग्नेट्स विग्नेट्स भी है, बम है। लेकिन आप बोलेंगे भैया डीसी ब्रश्ड क्यों है, ब्रशलेस के ज़माने में डीसी ब्रश क्यों है? क्योंकि वो काफ़ी सिंपल स्टार्टिंग टॉर्क रहता है और फजीहत नहीं लगता, उसमें कोई भी आईसी कोई भी हुहा नहीं लगता, सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी रहती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी बात नहीं होती है। और इसमें आप देख सकते हैं, तो देखें सिर्फ 2 तार हैं, मतलब हर मोटर में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव गया हुआ है और कुछ नहीं है। और डीसी ब्रश मोटर का एक खासियत होता है, उसका रोटेशन चेंज करना बहुत आसान होता है। तो इससे फ़ायदा क्या पड़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये मतलब 2 केबल से एक मोटर को चला रहे हैं। इनको इनकोडर नहीं चाहिए, इनको 3 फेज़ का फेज़ वायर नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस 2 तार, काम खत्म। मैन्युफैक्चरिंग आसान हो जाता है। और चूँकि ये इतना गियर डाउन है तो बैंग बैंग कंट्रोल करके ये चला लेते हैं। और फीडबैक के लिए इन्होंने मतलब प्लेट में ही कहीं पे एक्सेलेरोमीटर लगाया हुआ जो डिटेक्ट कर लेता है कितना एंगल पे है। बहुत अच्छा, मतलब जनरली मैं खुश हो गया कि मतलब मैंने पहली बार वीडियो में भी बोला था कि किसी ने एटलीस्ट टाइम लेके इंजीनियरिंग किया। अब वो मैं बोल रहा था कि इनके कलर कोडिंग को देख के लगता है किसी ने टाइम स्पेंड किया। यहाँ देख के नहीं, किसी ने सालों स्पेंड किए इतना भयानक इंजीनियरिंग करने में, क्योंकि आपको देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन किसी ने बैठ के मेहनत किया होगा कि कैसे इतना सिंपल बनाया जा सके। और इसमें जीपीएस भी दिया हुआ है। जीपीएस का एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, ताकि वो मतलब अच्छे से अपना समझ पाए कि कहाँ पे क्या डेटा है, क्या फीडबैक है, क्या लूप है, सारा चीज़। और ये मतलब समझिए दोनों तरफ डेटा रहता है। वो स्टारलिंक के लिए है, आपको उसका इस्तेमाल नहीं होने वाला, लेकिन स्टारलिंक के लिए वो डेटा ज़रूरी होता है। तो यही हार्डवेयर के बारे में बात सामने आई है। अब बात करते हैं सबसे मेरे पिछले वीडियो में था, काफ़ी लोगों का कमेंट कि सर वेदर में कैसा काम करेगा। तो समझिए बैड वेदर का असर पड़ता है, ये बात एकदम सही। मतलब एकदम बम बम खुला आसमान है, बम बम चलेगा। तो मान लीजिए आप 100 Mbps पे चल रहे हैं और ख़राब वेदर हो जाता है तो स्पीड ज़रूर घटेगी, लेकिन ख़त्म नहीं होने वाला। फेज शिफ्ट अरे इतना फोकस कर लेता है सिग्नल को कि वो काफ़ी ज़्यादा क्लाउड कवरेज, काफ़ी हैवी रेन, काफ़ी हैवी स्नोफॉल, ये सब के आर पार जा सकता है। और स्नोफॉल का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है अगर स्नो आपके डिश पे लग गया। डिश पे 1 इंच का स्नो, तुरंत आपका सिग्नल गया। तो वो इसमें हीटर लगा होने के चलते, और लोग टेस्ट कर चुके हैं, अब इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका फुटेज आपको मिल जाएगा कि लोग टेस्ट कर चुके हैं। मतलब फुट में स्नो हो रही है और तब भी ये डिश आराम से टिका हुआ, क्योंकि पहला परत जमने नहीं दे रहा है, उसके बाद आराम से काम कर ले रहा है। तो ये हीटर बर्फ़बारी को काफ़ी अच्छे से झेल सकता है। अब एकदम पड़ जाए बर्फबारी कई महीने तक तो बात अलग है, लेकिन आराम से इसको नहीं ओवरवेलम किया जा सकता। और फिर होता है कि जहाँ पे खूब सारे तूफान आते हैं तो ये काफ़ी स्पीड तक झेल सकता है। लेकिन स्पेसएक्स का कि भाई ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, और अगर आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ हटा लें। तो मतलब हाई विंड ये समझिए नॉर्मल डिश भी है, तो वो नॉर्मल डिश भी तो उखड़ जाता है, घर के घर उखड़ जाता है टॉर्नेडो में, तो इससे बोलने का क्या मतलब हुआ। तो है, और हिसाब ये बनता है जितने लोगों का आप इस्तेमाल कर चुके हैं, टेस्टिंग हो चुकी है, बारिश में टेस्ट हो गया है, तूफान में टेस्ट हो गया है, बर्फबारी में टेस्ट हो गया है, सब में हिसाब ये आ रहा है कि मोस्ट सिनेरियो में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका स्पीड जरूर थोड़ा कम होगा, लेकिन आपको क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एकदम पड़ जाए, एकदम टॉर्नेडो के अंदर ही आप घुस जाए तो बात अलग है, लेकिन जनरली वेदर से ये काफ़ी इम्यून है, काफ़ी हद तक। और जैसे जैसे सैटेलाइट ज़्यादा बढ़ते जाएंगे वो और इम्यूनिटी बढ़ते चली जाएगी।
अब बात करते हैं ग्राउंड स्टेशन का। ग्राउंड स्टेशन अभी ये समझिए कि स्पेसएक्स ने वो जो लेज़र पे बात किया था वो लेज़र अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, तो अभी ये सिर्फ रिले स्टेशन के तौर पे काम कर रहा है। यानी आपका सिग्नल जो है, आपका जो भी डेटा है, पैकेट सेंड और रिसीव जो होता है वो सीधे सैटेलाइट में जाता है, सैटेलाइट एक ग्राउंड स्टेशन में बीम कर देता है। ऐसे आपको खूब सारे ग्राउंड स्टेशन अब यूएसए में हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ये ग्राउंड स्टेशन डेटा को फाइबर लिंक में जोड़ देते हैं। तो मतलब समझिए एक तौर पर आपका ये वाईफाई ग्राउंडिंग पॉइंट हो जाता है। तो और यहीं पर जो रेगुलेशन का बात होता है वो सिर्फ इसी पे लगता है। तो अगर जैसे मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट को नहीं अलाउ करना है, स्पेसएक्स का सैटेलाइट तो ऊपर से जा ही रहा है, तो उसको रोकेंगे कैसे? रोकना नहीं है, बस ग्राउंड स्टेशन आप हमारे यहाँ नहीं लगा सकते। या जैसे मान लीजिए किसी कंट्री को है कि नहीं, मेरे को कंट्रोल करना है कि लोग क्या देखते हैं, वो बोलेंगे ग्राउंड स्टेशन का डेटा हमारे फिल्टर से भेजिए, नहीं तो हम आप इसका क्लियरेंस नहीं देंगे। तो सीधा सीधा यही बनता है कि जितने भी हॉचपॉच है, लीगल हॉचपॉच है, वो सब इसी पे लागू होगा, ग्राउंड स्टेशन पे। और अभी के समय में ग्राउंड स्टेशन ही इनका मेन कमज़ोर पॉइंट है, क्योंकि मतलब इनका सपना था लेज़र पे चलने का, लेकिन चले जाएंगे, उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन अभी नहीं पहुंचे हैं। तो अभी ग्राउंड स्टेशन देना पता है, इसलिए कई कई जगह पे ये लोग ट्रेलर पे ले जा जा के कवरेज देने के लिए आपको हर मतलब इक्वल डिस्टेंस में आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे रिमोट केसेस में जा रहे हैं, फाइबर बिछा रहे हैं हम और खुद से कर रहे हैं। तो ये किया जरूर जा सकता है और कर रहे हैं, सक्सेसफुली देने लगे हैं। और कुछ महीनों के अंदर, जिस स्पीड पर ये चल रहे हैं, कुछ महीनों के अंदर ये पूरा यूएस कवर कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इंडियन अथॉरिटी इसका क्लियरेंस दे देती है तो 2022 तक इंडिया में भी कवरेज आ जाएगा अच्छा लेवल का। तो काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन यहीं पे रेगुलेशंस लटका रहा है। तो मतलब अभी ये स्पेसएक्स का नहीं, स्पेसएक्स सैटेलाइट अपना समझ के डाल सकता है, ग्राउंड लिंक टच नहीं कर सकता जब तक उस नेशन का गवर्नमेंटल अथॉरिटी ना उसको अप्रूव करे। तो यही सारा हौच पौच ग्राउंड स्टेशन पे। अगर आपको लगता है कि भैया हमको जल्दी मिल जाना चाहिए, वो आपके गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं हम ग्राउंड स्टेशन नहीं डालने देंगे, वो सीधे सीधे बैन हो जाएगा, मतलब बिना बैन किए ही बैन हो जाएगा। अब बात करते हैं लेज़र्स पे। तो यही इनका अभी सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। इनका सिस्टम जो है करंटली वो समझिए स्टार्टर लेवल पे है, वो बस मतलब समझिए 3G डाल के चल रहे हैं, वो बस बाउंस कर रहा है सिग्नल को। और इनका जो पुराने आइडिया में था और जो इन्होंने डेमो सैटेलाइट लॉन्च किया था टेस्टिंग के लिए, उसमें भी लेज़र था। हिसाब ये है कि लेज़र से ये लिंक बना लेंगे और इनको बात के लिए फाइबर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अभी स्पेसएक्स में ऐसा होता है कि दो लोग स्टारलिंक टू स्टारलिंक वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो होता यह है कि सिग्नल जाता है मतलब एक कंप्यूटर से सैटेलाइट में जाता है, सैटेलाइट से नीचे आता है, नीचे से फाइबर में जाता है, फिर नज़दीकी ग्राउंड स्टेशन से ऊपर निकलता है, फिर सैटेलाइट में जाता है, फिर जाता है। एक काफ़ी लंबा हौच-पौच हो गया। तो हिसाब ये है कि फाइबर के अंदर ग्लास होता है, ग्लास के अंदर फोटॉन्स की स्पीड बम नहीं रहती है, सी पे नहीं चलता, वो सी से नीचे पे चलता है। तो जनरली मतलब 30 to 50% स्लोअर चलता है। तो वहीं पे अगर आप वैक्यूम में फोटॉन्स को फायर कर रहे हैं, वो बहुत स्पीड पे चलेगा। लेटेंसी के लिए स्पीड ही सबसे बड़ा बात होता है। तो ये करके अगर ये कर लेते हैं, फाइबर के जगह पे लेज़र लिंक का इस्तेमाल कर लें, सैटेलाइट टू सैटेलाइट का लिंक इस्तेमाल करने लगेंगे, इनका बॉटलनेक खत्म हो जाएगा। और इससे दूसरा फायदा ये होता है कि मतलब बहुत सारे सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन में कि जितने और लोग इस्तेमाल कर लेंगे उतनी क्वालिटी डिग्रेड करने लगती है। यहाँ पे उनका उल्टा होने लगे अगर लेज़र बना लेते हैं तो, क्योंकि लेज़र उनके लिए हो जाए कि ये हमारा बैकबोन है। तो अगर वो कहें एक सैटेलाइट डिश को दूसरे से कनेक्ट करना है, दो लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये जाएंगे ही नहीं, ग्राउंड को छूना ही नहीं है, सीधे लेज़र टू लेज़र जंप करा देंगे और इनकी लेटेंसी पॉइंट टू पॉइंट फाइबर से ज़्यादा होगी, मतलब फाइबर से कम होगी, तो पॉइंट टू पॉइंट। और कुछ केसेस में जैसे अंडर सी के बेसिस में बात किया जा रहा है, जहाँ पे सैटेलाइट पाथ एकदम बम सेट हो जा रहा है, वहाँ पे ये लेटेंसी हर मामले में फाइबर से बेटर रहेंगे। आप कोई भी फाइबर ले लीजिए, अगर ये लेज़र कर लेते हैं फाइबर से बेटर ही चलेंगे, क्योंकि पहला तो लेज़र ज़्यादा स्पीड पे चलता है, प्लस वो वैक्यूम में चल रहा है, मतलब वैक्यूम में चल रहा है इसलिए स्पीड ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि उसको मतलब कभी भी आप समुद्र में जो फाइबर बिछा जाए तो ऐसा थोड़े एक सीधा लेज़र लाइन की तरह, वो ऐसा हुच करके तो बहुत लंबा रास्ता होता है। तो इसीलिए बॉटल नेक को हटाने के लिए इनको लेज़र वाला सिस्टम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और ये पॉइंट टू पॉइंट जैसे ही पॉसिबल होगा तब स्टारलिंक मतलब सांस ले पाएगा। और तब इनको ये हो जाएगा कि हर जगह ग्राउंड स्टेशन डालने की जगह जहाँ पे इनको बम फाइबर सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में बिजली मिल रही है, सस्ते में फाइबर कनेक्शन मिल रहा है, सस्ते में ज़मीन खरीदने को मिल रहा है, वहीं पर बड़ा लगा देंगे और छोटा मोटा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका पैकेट्स हो गया जो कि लेटेंसी सेंसिटिव नहीं है, जैसे कि यूट्यूब हो गया आपका, मतलब ये हो जाता है डाउनलोड कर रहे हैं कोई गेम स्ट्रीम से, आपका नेटफ्लिक्स हो जाए, मतलब जो भी लेटेंसी से उसका कोई खास फर्क नहीं हुआ, बस बैंडविड्थ चाहिए उसको, ये कर देंगे भैया लेज़र डेटा उसको भेजेगा कि वो कंफर्टेबल वाली जगह पे जाओ, और जहाँ पे ये रहे कि नहीं लेटेंसी एकदम इसको पिंग कम रखो, जैसे कि गेमिंग हो गया, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो गया, जितना भी ये समय लेटेंसी कम रखनी है उसको ये लोग नज़दीकी ग्राउंड स्टेशन पर भेजेंगे। तो नज़दीकी ग्राउंड स्टेशन में इनको बहुत बड़े ग्राउंड स्टेशन नहीं लगाना पड़ेंगे, और जहाँ पे कंफर्टेबली लगा सकते हैं वहाँ बम लगा देंगे हैवी लोड करने के लिए। और
और जब ये लेज़र वाला होगा तब इनका अपना प्रोटोकॉल भी इन्हांस करेंगे। अभी IP4 पे चल रहा है और इसके बाद IP6 पे शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर IP6 के ऊपर भी जाएंगे। जब ये लेज़र वाला सिस्टम हो जाएगा तब ये अपना खुद का एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं। वही चीज़ अभी इनका सबसे ज़्यादा डिले चल रहा है, क्योंकि इन्होंने टेस्टिंग किया और हिसाब ये आया कि ये बनाया जा सकता है लेकिन सस्ते में नहीं बना सकता, और इनको लाखों मतलब हज़ारों सैटेलाइट के बारे में ये बात कर रहे हैं। सस्ता करना ज़रूरी है। दूसरा, उतना स्पीड से ही नहीं बना पा रहे, मतलब इनका भी बनाने का रेट ये है कि रॉकेट मतलब इनका पाइलअप हो जाएगा कि भैया अरे रॉकेट इंतजार कर रहा है, आपको सैटेलाइट बना के दो। तो लेज़र ही इनका अभी सबसे बड़ा मेन फोकस पॉइंट है। लेज़र हो जाएगा तब इनकी गाड़ी फुल स्पीड पर आ गई, क्योंकि अभी ये समुद्र के ऊपर नहीं दे सकते कवरेज, भले सैटेलाइट जा रहा है, क्योंकि सैटेलाइट टू सैटेलाइट डेटा बाउंस नहीं करेगा। तो इनके पास अभी एक ऑप्शन है कि मतलब बोट लगा लगा के कुछ कुछ जगह पे, स्ट्रेटेजिक जगह पे बोट लगा लगा के ये कर सकते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं बोट लगा के खर्चा वो बहुत फजीत वाला बात हो जाएगा। तो लेज़र इनके लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन है आने वाले टाइम में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्टारलिंक बेटा से क्या हमें जानने को मिला, क्या उसका मतलब रिजल्ट आया, टेस्ट रिजल्ट आया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों या शेयर कर दें, उससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं पसंद आया, नहीं अच्छा लगा, नहीं मज़ा आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे अच्छा लगेगा। आपको कितना नापसंद हुआ है मैं आपसे कहूँगी कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइएगा अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।